मारूफ मुसव्वर डॉक्टर एजाज अनवर नन्ना म्यूजियम लाहौर पहुंचे। डॉक्टर साहब अपनी एक पुरानी एंटीक गाड़ी में वहां पहुंचे। अपनी पेंटिंग्स और वालिद के कार्टून यहां डिस्प्ले कर रखे हैं। ये म्यूजियम उन्होंने अपने वालिद के नाम पर बनाया है। फनकार इब्ने फनकार वालिद नन्ना पाकिस्तान टाइम्स में एक कार्टून बनाते थे। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, सियासी रंग भी रखते थे। आप भी उन्हीं की रवायत पर चल रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पेंटर हैं, नेचुरलिस्ट हैं। आप ये बताएं कि वालिद की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी जो आप में आई है? मेरे वालिद साहब ने मुझे तस्वीरें बनाने से मना नहीं किया, और जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुआ, याद रहे गवर्नमेंट कॉलेज वाहिद लड़कों का कॉलेज है जिसमें फ़ाइन आर्ट है, बाकी सब लड़कियों के कॉलेजों में है, क्योंकि ये लड़कियों का सब्जेक्ट समझा गया। जब मैंने कहा मैं फ़ाइन आर्ट लूँगा, वालिद साहब कहने लगे बात तो ठीक है मगर इसमें रोटी कमानी बड़ी मुश्किल है। वालिद साहब से आपने क्या चीज़ ली, किस चीज़ से इंस्पायर हो के आप इस तरफ आए? शुरू में मैंने कुछ कार्टून बनाए थे वालिद साहब की तरह। एक अखबार होता जी उर्दू का, उसमें मैंने 7 कार्टून दिए कि भाई एक 2 दिन बाद एक छाप देंगे। उन्होंने एक ही दिन 7 के 7 छाप के, तो मैंने पैसों का पूछा, उन्होंने 5 रुपए के हिसाब से दे दिए, 35 रुपये। वही मेरी वाहिद कमाई थी कार्टूनों की। उसके बाद मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कार्टूनिंग बड़ी मुश्किल है। आमद हो जाए तो रात के 2:30 बजे आ जाएगी, अगर आमद नहीं है तो बंदा परेशान ही फिरता रहता। वालिद साहब की क्या ख़ास खूबी थी कार्टूनों में? पहली तो बात यह है, पॉलिटिकल कार्टून बनाते थे। अयूब खान ने एब्डो के तहत सियासतदानों पर पाबंदी लगा दी, तो उन्होंने सियासी कार्टून बनाने छोड़ दिए कि भाई अगर सियासतदानों पर पाबंदी है तो उनका कार्टून के ज़रिए मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। बड़ा कहा एडिटर ने, आप चले बैनुल अक़वामी बना लिया करें। वालिद साहब कहने लगे अपने मुल्क की सियासत तो संभाली नहीं जाती, बैनुल अक़वामी क्या। तो फिर रुझान रहा कार्टून, पॉकेट कार्टून नन्ना का ये है कि उसके ज़रिए कभी कभी सियासी बात भी वालिद साहब कर जाते थे। उस दिनों अमेरिका का एक जासूसी तैयारा जो पेशावर से उड़ा था, मॉस्को के करीब गिरा लिया गया। उस जहाज़ का कोड नेम था U2। नन्ना जो है अपने वालिदैन को कह रहा है मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं U2 की बात कर रहा था। जिसको बैकग्राउंड ना पता वो कहेगा ये इसमें क्या है। तो ये यानी बाज़ औक़ात ये भी होता है, बैकग्राउंड समझनी चाहिए। किश्वर नाहिद एक दफ़ा आई थी, मैंने कार्टूनों की नुमाइश इस्लामाबाद में की थी PNCA में। किश्वर नाहिद की बड़ी मेहरबानी, वो आई। 2-3 कार्टून मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा ये होता है उसके लिए जो समझ सके, खुद नहीं समझाना। अगर उसका कैलिबर है, समझ लें, तो वो उसके लिए है। आप अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा क्या समझते हैं? जिस जगह हम बैठे हैं, यही मेरी अनफिनिश्ड ड्रीम तो नहीं, ये ख्वाब है जो मैं देखा था, हाउस ऑफ नन्नास। ये वालिद साहब जो नन्ना कार्टून बनाते थे, ये उनकी याद में है। आपके वालिद तो सेकुलर थे, लेकिन आप हर साल
उर्स मनाते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। अपने वालिद को जिस तरह आपने ज़िंदा रखा है, शायद ही ऐसी कोई मिसाल हो। ये सेकुलर भी थे, नमाज नहीं पढ़ते थे मगर ईद की नमाज ज़रूर पढ़ते थे। वो कहते थे मोहल्ले के लोगों से मुलाकात हो जाती है, और मैं भी यही करता हूँ। हमारे मोहल्ले में ही ग्राउंड में नमाज होती है। बाकी ये जब ये फंक्शन होता है, इसमें कोई फातिहा दुआ वगैरह नहीं होती है। ये कहने की बातें नहीं कि मुस्तक लोगों को खाना खिला दिया जाता है। ये जो म्यूज़ियम की शक्ल देने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा जो कुछ भी था, मेरी बेगम की बाजी ने भी 1 करोड़ रुपया नकद लगाया था। ये हॉल जिसमें बैठे, ये उनके नाम है, रज़िया सुल्ताना हॉल। तो अब ये ग्रे स्ट्रक्चर है, बनाया कुछ इस तरह के फ़न तामीर के स्टूडेंट्स देखें कि कैसे चेपियाँ लगी हुई हैं। इसमें कोई आपने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, कुदरत की चीज़ें, कोई मसनूई चीज़ इस्तेमाल नहीं की? मसनूई हो के भी ना हो के भी मसनूई चीज़ें, सीमेंट तो है। एक कामिल ख़ान मुमताज़ है, मेरे सीनियर दोस्त हैं, वो तो चूना, वो तो पुराने ज़माने वाला चूना इस्तेमाल करते हैं बतौर सीमेंट। वो बड़ा महंगा भी है। नहीं, लेकिन आपने भी यहाँ पत्थर, ईंटें और कोशिश की है कि हर चीज़ की एनवायरनमेंट। बिल्कुल। आपने सारे जो दरख्त लगाए हैं बाहर, वो भी देसी हैं, वलायती कोई नहीं लगाया। और जो खाद देते हैं वो भी आप गोबर की खाद देते हैं, और इसका माहौल भी आपने कोशिश की है नेचुरल हो। डॉक्टर साहब, आपने फ़ाइन आर्ट्स में पढ़ाई की, फिर आपने तुर्की से जो है वो डिग्री ली, फिर आपने PhD की। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो आर्किटेक्चर है, पाकिस्तान में जो पेंटिंग है, जो आर्ट्स है, इसके क्या हालात हैं बाकी दुनिया के मुकाबले? ये हालात हमेशा से ही सारी दुनिया के सारे मुल्कों में मिलते जुलते ही रहे हैं। जुस्तजू का नाम है आर्ट, जुस्तजू का नाम है अदब, मौसीकी। हर चीज़ जो क्रिएटिव है उसमें जुस्तजू अगर ना हो तो उसमें चुभन नहीं होगी। तुर्की का एक्सपीरियंस, तजर्बा बहुत अच्छा रहा। उनके पहली जमात से लेकर PhD तक अपनी ज़ुबान में, मेडिसिन भी अपनी ज़ुबान में, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी, हाईएस्ट एजुकेशन अपनी ज़ुबान में। मुझे भी उनकी ज़ुबान में ही वो भी सीखना पड़ा, उसमें ही थीसिस करना पड़ा, और उसी में अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ा। मगर मुझे एक एडवांटेज था जो उनको नहीं, तुर्कों को नहीं। मैं उनकी पुरानी किताबें पढ़ सकता था। पर्शियन वाली? हाँ जी। अरबी वाली? अरबी वाली। फिर आप यहाँ आकर पढ़ाते रहे। आपने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और मुख्तलिफ़ जगह, युगंडा भी आप गए पढ़ाने। तो ये एज ए टीचर आपके तजर्बात का निचोड़ क्या है? युगंडा में ईदी अमीन, बहुत कम लोग जानते हैं, युगंडा में 80% ईसाई, सदर उनका मुसलमान। तंजानिया में जूलियस न्येरे, 80% मुसलमान, सदर उनका ईसाई। युगंडा में ये था, ईदी अमीन ने बड़ी कोशिश की, मुसलमान आगे आए। उनकी पॉलिसी ये थी कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी दाखिल हो गया, अब वो यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है। कोई फ़ीस नहीं, कोई बोर्डिंग लॉजिंग नहीं, पेंट मटेरियल भी वहीं मिलता था, और थोड़ा सा पॉकेट मनी भी था जो बचा के अपने गांव भेज देते थे। वो एक्सपीरियंस, यानी ये है, ये नहीं ज़रूरी अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ समझदार होगा, अफ्रीका के गांव में पैदा हुआ नहीं समझ नहीं। बच्चे सब बराबर पैदा होते हैं, किसी को मौके मिल जाते हैं, किसी को मौके नहीं मिलते। वरना देखा जाए, गुर्बत में जो बच्चा है उसका दिमाग जो है सर्वाइवल में खर्च हो जाता है, डंग टपाऊ। जो बच्चा बहुत अमीर घराने का, उसका दिमाग इस्तेमाल ही नहीं होता, वो वैसे ही मर जाता है। अमीर का बच्चा जो है
वो अपना दिमाग डेवलप कर ही नहीं सकता, उसको ज़रूरत ही नहीं। सबसे ख़तरनाक मिडिल क्लास है, उसने गुर्बत भी देखी तो अमीरी भी देखी। इंटेलेक्चुअल्स वहाँ से निकले, इनकलाब लाने वाले वहाँ से निकले। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मोहब्बतें की होंगी, लेकिन 3 मोहब्बतें तो आपकी मशहूर हैं। एक अपने वालिद से मोहब्बत, एक लाहौर से मोहब्बत, और तीसरा अपनी मादरी ज़ुबान से मोहब्बत। तो ये तीनों किस तरह डेवलप हुई, किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आई? बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो बोले ना, पैदा होते ही कहते उसको थप्पड़ वगैरह लगाते कि बोले ज़रूर, उसके फेफड़े चालू हो जाएं। तो मेरा ख्याल है पहली दफ़ा वो अपनी माँ को ही पुकारता है। अगर माँ को पुकारेगा तो उसी की बोली में माँ बोली। तो मैंने माँ बोली की इज़्ज़त देखी तुर्की में। इटली रहा कुछ साल, थोड़ी बहुत उनकी ज़ुबान आ गई थी। मैंने वहाँ भी उनकी अपनी माँ बोली में मोहब्बत बड़ी देखी। लेकिन इधर ये जो है वालिद साहब का, एक तो वालिद साहब ने कुछ किताबें लिखी थी, कालियाँ इट्टा काले रोग, जो कि MA पंजाबी में सिलेबस का हिस्सा है। दूसरी थी नूरी, तीसरी गुआचियाँ गला। वो खूबसूरत तर्जमा है यादाश्तों को, गुआचियाँ गला। गुआचियाँ गला मैं आजकल दोबारा छपवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है 2 साल पहले पाकिस्तान बनने से 2 साल बाद के शिमला कॉन्फ्रेंस वगैरह पाकिस्तान टाइम्स के हालात में निकला। उसमें लिखते हैं कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, आपका अंग्रेज़ी अखबार तो है नहीं, कैसे आप 2 माह भी जंग जीत सकते हैं। तो ये भी कोशिशों से, क्योंकि डॉन जो है, डॉन का दिल्ली का, वो फसादात में जला दिया गया था। जिन्ना साहब ने दोबारा ही जारी करवाया। वालिद साहब डॉन में भी दिया करते थे। डॉक्टर साहब, ये गाड़ी कब खरीदी है, कितने की खरीदी थी और कैसे ये चल रही है? सन 81 में मैंने खरीदी, 1 हैंड चली हुई थी। अच्छा, कितने की जी? उस वक्त मैंने 40,000 की। मेरे मामा जी कहने लगे अपना हिस्सा ले लो। अच्छा। वालिद साहब कहने लगे सानू कोई लोड़ नहीं। हाँ। मामा जी ने केस कर दिया हम पे हाँ। कि अपना हिस्सा नहीं लेते। अच्छा। वालिद साहब ने कहा अल्ताफ जी 10 रुपये भी ले जी। अच्छा। अदालत में मैंने कहा जी देंगे तो ले लेंगे। हाँ। ये मेरी वालदा की तरफ से हमारा हिस्सा को 50,000 बना। अच्छा। तो मैंने ये गाड़ी खरीद ली 40,000 में। अच्छा। इसलिए बदली अभी अब तक नहीं, क्योंकि ये वालदा की याद में है। अच्छा, तो ये बड़ी मुश्किल नहीं? अब तो इस तरह की ना कोई गाड़ी है ना कोई। बस जी वो कुछ ऐसे हो जाता है कि इसका अगर कुछ स्पेयर पार्ट मिले तो मैं ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये वाली गाड़ी तो अब ना कोई मरम्मत कर सकता होगा। ये कितने साल पुरानी हो गई? ये 74 मॉडल है। जो मुरम्मत करते हैं ना वो बड़े खुश होते हैं। कहते हैं हमने तो काम ही इन गाड़ियों पर सीखा था। डॉक्टर साहब, आप सादकैन के बड़े फ़न के दिलदादा भी हैं, मदा भी हैं, लेकिन सादकैन के हवाले से जो जाली काम सामने आता है उसके बहुत बड़े नकात भी हैं। असल सूरत हाल क्या है इस वक्त? सादकैन की कितनी जाली तस्वीरें इधर उधर घूम रही हैं? वो मैंने एक दफ़ा बयान दे दिया था जी कि सादकैन ने मरने के बाद ज़्यादा काम किया है। तो ये कौन बनाता है जाली तस्वीरें? ये बनवाई जाती हैं, वो मामूली से पेंटर होते हैं, बनवाने वाले पीछे पैसे वाले होते हैं। तो लोग यकीन कर लेते कि भाई पैसे वाले के पास है, असली होगी। आपने भी तो सादकैन पे काम किया है,
आपने उनकी एक कलेक्शन बनाई है, वो कहाँ से आई थी कलेक्शन और कैसे बनाई? मुदस्सर शाह साहब हैं खारिया में। जी जी जी। वो एक ज़माने में पेरिस में जी कारोबार था, वहाँ काफ़ी कमाई की। वहाँ कोई बंदा मिल गया, जी। उसके पास सादकैन ठहरे थे कुछ अरसे। वहाँ जो स्केचेस कर रहे थे वो वहीं छोड़ आए। वो जब ये मुदस्सर यहाँ आ गया, वहाँ काफ़ी कमाई कर ली उसने एक स्पेशल बच्चों का स्कूल बनाया रेजिडेंशियल। जी जी, खारिया में। तो ये बर्ट्राड को बुलाया था इफ्तिताह करने के लिए। उसने अपनी तरफ से ये सादकैन के स्केचेस दे दिए। वो उसने कहा कुछ ये इसका कैटलॉग बना दो। वो कैटलॉग बनाते बनाते पता लगा वो तो अच्छी खासी किताब बन गई। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज़ीशान ज़गब ने इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी डीन बुशरा हमीदुर रहमान के दफ्तर आए। स्टूडियो में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के फाइनल प्रोजेक्ट्स देखे। अंदरूनी लाहौर की गलियों को VR ग्लासेस की मदद से 360 के एंगल से दिखाया गया। हम लोगों ने मिलकर सर्वेस क्रिएट किए, लोगों से पूछा आप जब आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप किस तरह की एनवायरनमेंट चाहते हैं? आपने पहाड़ों में जाना है, जंगल में जाना है, बीच पे जाना है? आपको किस तरह की मेडिटेशन चाहिए? आपको कितना कंट्रोल चाहिए एनवायरनमेंट पे? किस तरह की साउंड्स चाहिए? उन सारी चीज़ों का डेटा जब हम सब ने इकट्ठा कर लिया तो हम लोगों ने अपने टास्क डिवाइड किए। मॉडलिंग हुई, उसके अंदर टेक्सचरिंग हुई, उसके अंदर रेंडरिंग हुई, ब्लूप्रिंट्स का काम होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो फिर हम लोगों ने एक फ्यूजन एनवायरनमेंट बनाई है पहाड़ों की और जंगल की। डॉक्टर साहब, आपने अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा देखा और खुशी कब हुई सबसे ज्यादा? जो मुश्किल तरीन लम्हा है जी, वो तो मुझे खुशी दे गया। मैं फर्स्ट आया था, गोल्ड मेडलिस्ट था। हाँ। लेकिन नौकरियां उनको मिली जो सेकंड और थर्ड आए। क्या वजह थी? सिफारिशें? वो भी थी, दूसरे मैं मुंह फट भी था। अच्छा। 3 साल जो बेरोजगारी थी, बस मेरी माँ ने ना मेरी रोटी बंद की, ना 1 रुपया रोज का जो है वो बंद किया। हाँ। और कभी नहीं कहा तू नौकरी नहीं की। हाँ। डॉक्टर साहब, कभी आर्ट के तो आप दिलदादा हैं, कभी कोई दुनिया में खूबसूरत तरीन इंसानी चेहरा भी नजर आया? इंसानी चेहरा तो बहुत दफ़ा नज़र आया। कौन सबसे अच्छा कौन सा लगा? तुर्की में मैंने एक दफ़ा ऐलान किया था, टर्किश डे में मना रहे हैं। हाँ। वहाँ परियां रहती हैं। हाँ। तो एंकर ने कहा वहाँ परियां नहीं, वहाँ भूत रहते हैं। हाँ। मैंने कहा आपसे मुलाकात नहीं हुई थी वहाँ। लेकिन हमारे ज़हनों में ये पड़ा हुआ है कि सफ़ेद खूबसूरत होता है। ये सच नहीं है? ज़रूरी नहीं। मैंने अफ्रीका में ऐसे काले काले देखे, बाद में पता चला ये ब्राउनिश काला है, ये नीला सा काला है, ये जामनी सा काला है। वो खूबसूरत है। मुग़ल सफ़ेद थे, अंग्रेज़ आए सफ़ेद।
उससे पहले आर्या है सफ़ेद, हमारी साइकी में पड़ा हुआ है। लेकिन जो द्राविड़ी थे, जो यहाँ के असली मकामी लोग थे, जी। वो तो काले थे। वो काले भी थे, गंधमी भी थे। उसमें गुआचिया गला में वाल साहब ने कई जगह जिक्र किया है, पक्षी वास, गु कोड़े बनाने वाले, छज बनाने वाले, वो असली लोग हैं। बाद में आए, अच्छा वो मारे इसलिए गए, वो सुलह पसंद लोग थे। इंडस वैली में कोई हथियार कुल्हाड़ियाँ वगैरह मिली नहीं। डॉक्टर साहब, कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई गाड़ी तब्दील कर लें? नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं मुझे, मैंने कहा ये मेरा जो प्रोजेक्ट है सब कुछ उसके लिए है। मैं जब रिटायर हुआ था 2006 में, मुझे ऑफर हुई थी कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने कह दिया था नहीं, जो रिटायर हो जाए वो चला जाए। आप कहते हैं रिटायरमेंट के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते बाबा जान ही नहीं छोड़ दे, 2 बंदों की तरक्कियाँ रुक जाती हैं, तीसरे की शादी रुक जाती है, बेहतर है वो चला जाए। मैंने कहा इट इज़ अनइकोनॉमिकल, मैं अपने लिए अब काम करना चाहता हूँ। ये सारा कुछ मैंने रिटायरमेंट के बाद 2011 में ये जगह खरीदी थी। ये सारा काम जो लटका हुआ है, कुछ पेंटिंगें हैं बाहर के मुल्कों में, अफसोस होता है सस्ती सस्ती बेच दी बाहर के मुल्कों में। स्टूडेंट का वजीफ़ा थोड़ा सा ही होता है। वो कहते हैं मनी इज़ बेस्ट वर्थ व्हेन नीडेड। अगर मुझे ज़रूरत 5,000 की है तो 15,000 वाली पेंटिंग के 6,000 मिल रहे हो तो ले ही लो। तो ये जो है ये बेच के, यदि देखा जाए तो सारी कमाई रिटायरमेंट के बाद की है। निजी रेस्टोरेंट पहुंचे, मालिक इमरान एजाज और उनके दोस्त शाहिद कादर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। स्टाफ ने वेलकम किया और फूलों की पत्तियों की बरसात की। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 79। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपकी जो लाहौर पे पेंटिंग्स, इसमें आपका बड़ा नाम है, पुराने लाहौर की पेंटिंग्स में, तो कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं, कौन सी सबसे मशहूर है? पिछले दिनों 210 नंबर पेंटिंग मुकम्मल हुई है पिछले दिनों। उससे पहले कितनी थी, बाहर के मुल्कों में कितनी थी, वो उसमें शामिल नहीं। ऊपर आपको इटली में, इस्तांबुल में, दमिश्क की जामे मस्जिद, उसकी भी पेंटिंग नज़र आएगी। कुछ पेंटिंगें हैं जो कि हमने रख ली हैं हमारी कलेक्शन में, कि अगर ये म्यूज़ियम बन जाता है तो यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। कुछ चीज़ें पेंटिंगें पीछे हम देख रहे हैं कि ये फॉर सेल हैं। आर्ट के स्टूडेंट्स और आर्टिस्टों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है रिलक्टेंट सेलर। कोशिश करें ना ही बिके। अच्छा, आप चाहते हैं कि तस्वीरें लगाई बेचने के लिए है, ख्वाहिश लेकिन यह है कि ना बिके। ये क्या बात हुई? वो ऐसे ये तजाद है बहुत बड़ा। तजाद भी है, इसमें बारीकी भी है। वो क्या? वो जो बंदा बड़ी अच्छी तस्वीर सिलेक्ट कर लेता है ना, मैं कहता हूँ ये बड़ा ख़तरनाक ग्राहक है, ये ले जाएगा। इसने मेरे छाबे की बेहतर चीज़ निकाल ली। वो सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी बिकी आपकी? कामर खान मुमताज़ का बनाया हुआ घर है, करीबी है, 50 इंच चौड़ी, 75 इंच ऊंचाई। उनको पसंद आ गई, उसके लिए उन्होंने एक कमरा बनवाया, उसमें लटकाई है। वो यहाँ लटकी होती थी, वो वक्तन फ़क्तन कुछ पैसे देते रहे थे, मैंने भी इकट्ठे तो खर्चने नहीं थे। कितने की बिकी फिर भी? वो 12 लाख मांगे थे, मैंने 3 लाख छोड़ दिए थे। एक फॉरेन मिनिस्टर गुजरे, कसूर के थे, मुझे नाम भूल रहा है, सरदार आसफ अहमद अली। सरदार आसफ अहमद। एक दिन वो कहने लगे मैंने
बहुत सारी पेंटिंग आर्टिस्टों की बिकवाई। मैंने कहा सरदार साहब ये बाकी मैं बता दूँ। मैं सेक्रेटरी था पेंटर्स एसोसिएशन का। वो आए, उन्होंने पूरी नुमाइश हुकूमत के खर्चे पर खरीदवा दी और हुक्म दिया दुनिया में जहाँ जहाँ बैसियाँ वहाँ एक एक पेंटिंग लगी। मैंने उनकी मुंह की बात छीनकर ऐलान किया। एक तो ऐप कीमतें वही मिली जो डिस्प्ले पे थी। मेरी सबसे महंगी पेंटिंग उस सामान ने टोरंटन मार्केट के मुतालिक बनाई थी। आपने तो टोरंटन मार्केट की बहाली में मुजाहरे किए, लड़ाई की और बिल आखिर उसको बचा लिया। तो आपने हमेशा लाहौर के तारीखी विरसे के लिए लड़ाई की है। डॉक्टर साहब, आपने लाहौर की कौन कौन सी मशहूर बिल्डिंग्स या जगह उनकी पेंटिंग्स की हैं? पहली बात तो यह है, मैंने कभी बादशाही मस्जिद, शाही किला, जहांगीर का मकबरा कभी पेंट नहीं किया, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। हुकूमत ने महफूज कर लिया हुआ, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको ले देगा। लेकिन जो गलियों मोहल्लों में झरोके हैं, लकड़ी की बालकनियां हैं, ये ख़तरे में हैं। ये बड़े माहिर लोग होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंगों को तलाश कर कर के गिरा देते हैं। एक थी हवेली लाखे शाह, हमने बड़ी कोशिश की वो बचा दी। लाहौर में एक होता था एशियन स्टडी ग्रुप, ये 9/11 से पहले की बातें हैं। अमेरिकन्स होते थे, यूरोपियन होते थे और बहुत सारे लाहौर एशियन स्टडी ग्रुप। तो उनको मैं लेके जाता था मुख्तलिफ़ जगहों पे, ऐसी जगहों पे जो आम तौर पर लोगों की रीच में नहीं या इल्म में नहीं। तो यही मैंने कहा मैं आपको हवेली लाखे शाह दिखाऊंगा। फेयरी टेल किस्म की इमारत है, उसके झरोके काबिले दीद थे। जब मैं उनको प्राउडली लेके गया ना, मैंने कहा अब हम मोड़ मुड़ेंगे तो आप देखेंगे, वहाँ पे खोते मलबा ले जा रहे थे, वो ढा दी गई थी रातों रात। उसका मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। उसकी मैंने पेंटिंग्स, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह की मदद से बनाई थी। बाद में जो भी देखता है वो कहता अफसोस, ये गिरनी नहीं चाहिए। मैं इटली रहा हूँ कोई 1 साल, वहाँ बिल्डिंगों का माथा जो है, बल्कि बिल्डिंग भी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी। अमेरिका में भी, बरतानिया में भी ऐसा ही है कि आप जो कंजर्व्ड एरिया है उसका फ्रंट बदल नहीं सकते। लाहौर शहर रावी के किनारे ऊंची जगह पर ये मैन मेड माउंड है। एक एक टोकरी ईंट मलबे की ला के इसको ऊंचा किया गया कि रावी के फ्लड से महफूज रहे। लाहौर शहर में कभी फ्लड नहीं है, वॉल सिटी में कभी फ्लड नहीं है, क्योंकि ऊंची जगह। लाहौर में पत्थर नहीं है, हर पत्थर जो है बाहर से आया है। बादशाही मस्जिद पत्थर की नहीं बनी हुई, ईंटों की है, उसके ऊपर पत्थर लगाए गए। लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से लाया गया है, लाहौर में नहीं है। और शाही किला, शाही किले की दास्तान तो बहुत ही, उसकी हर इमारत की नींव जो हैं वो दरिया की लेवल तक। आप बसंत के बड़े हामी हैं कि बसंत मनानी चाहिए, आपकी पेंटिंग्स भी हैं बसंत पर। दूसरी तरफ एक लॉबी कहती है कि इसमें जानों का नुकसान होता है, तो क्या रास्ता अपनाया जाए? वो लॉबी ठीक भी कहती है, लेकिन लॉबी के पीछे कुछ इक़्तिसादी अज़ाइम भी हैं। बसंत दिन का त्यौहार है, बसंत पाला उड़न, फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग। तीसरे दिन बसंत नहीं होती थी, पहले दिन ही बसंत पूरी, दूसरे दिन लुटेरों की बसंत। अब हम अपने ज़माने डोर तोड़ के कहते थे बड़ी मजबूत है, अब ये डोर वो आ गई जो टूट नहीं सकती। गला ना काटे। मुझे एक अखबार ने, ये अब याद नहीं आ रहा, जेल रोड पे बुलाया था, उन्होंने बुलाया था, मैं तो बड़ी हमायत में गया था पसंद की। उन्होंने जो गले कटों की तस्वीरें दिखाई, मैंने कहा मैं तौबा कर ली, मैं नहीं इसकी हमायत कर सकता।
लेकिन दोबारा देखा जाए, ये शाही महल्ले में भी हुआ, बड़े होटलों में भी हुआ, और रात को बसंत नाइट छतें किराए पर दे दी। तो आपके ख्याल में दिन की बसंत सिर्फ मनानी चाहिए, रात की बंद कर दें। आपने सारी ज़िंदगी फ़न के साथ अपनी वाबस्तगी कायम रखी, वालिद साहब के साथ रखी, लाहौर के साथ रखी, बसंत के साथ रखी। अब आपने ये स्टूडियो बनाया है जिसमें म्यूज़ियम है, स्टूडियो है, आपने अपने जज्बात को, ख्वाहिशात को इसमें तराशा है। अब आपकी औलाद नहीं है, तो अब आप ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसका मुस्तकबिल? बस मैं सोचा वो होते मुझे ये बनाने देते। हर पहलू में एक अच्छा पहलू भी अच्छाई होती है। बहरहाल हमारी फ़िक्र ये है कि ये गवर्नमेंट अगर ले ले, हम इसके एवज़ कुछ नहीं चाहते, लेकिन वादा कर ले कि इसको जारी रखें। इसमें इतनी पेंटिंगें हैं, हम नहीं चाहते ये बिकें। ये म्यूज़ियम के तौर पे उसमें कुछ तो होना चाहिए। अब पेरिस में पता नहीं हर महल्ले में एक म्यूज़ियम है। हमने बड़ी कोशिश की इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दे गवर्नमेंट, अभी तक कोई क्लॉज इस्तेमाल निकाल नहीं सके कि इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर कर किया जाए। तारीख़ी विरसा भी नहीं डिक्लेयर हो सकता? वो भी उनको समझ में नहीं आता। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बजाते खुद बेरौ है। तो लाहौर वर्ल्ड सिटी कर सकता है। वर्ल्ड सिटी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसमें भर्तियां कुछ ऐसी बंदों की हो गई हैं, वो सियासी हो गया है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर, वर्ल्ड सिटी ऑफ द पंजाब, उन्होंने कुछ ऐसे काम पकड़ लिए जो एक्सपर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हमने तो यही सोचा, सिखाया गया था हमें इटली में, कम से कम मुरम्मत। कहाँ गलती हुई है? चबुर्जी में भी है। हमने उसको ऑरेंज ट्रेन से बचाया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अब कंप्यूटर के ज़रिए जो पैटर्न हैं उसको डुप्लिकेट करना बड़ा आसान हो गया। वो जो नहीं थे वो भी बना दिए। अब देखें, चबुर्जी को 3 बुर्जी कहते रहे मुद्दत तक। 1843 के ज़लज़ले में एक उसकी बुर्जी गिर गई थी। ये पत्नी सन 73-74 में वो बुर्जी दोबारा बना दी गई। अच्छा किया कि उसको सहारा मिल गया बाकी स्ट्रक्चर, और वो बना के उन्होंने सिर्फ ईंटों में फिनिश रखी, टाइलें नहीं लगाई। उससे लगता था कि भाई हाँ ये बाद में बना है। अब उन्होंने वहाँ टाइलें भी लगा दी। उसकी मुशाबत है वज़ीर खान की मस्जिद के मीनारों से। उसके ऊपर वो बनेरा भी वैसे ही, मगर उसके ऊपर और उन्होंने बना के एक और 4 चुफेरे बना दिया जो कि वज़ीर खान की मस्जिद में नहीं है। दौर वही है, स्टाइल वही है, उससे तजावज़ किया गया, यानी ब्यूटीफाइड। इसमें कुछ अफसरों का भी कसूर होता है। अगर मिनिमम इंटरवेंशन हो, वो कहते काम तो हुआ ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, वो कहते बहुत अच्छा।